हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो ये हमारा पार्ट 5 है जो हमारा एफ एम पी जी एम एम पी डब्ल्यू का क्वेश्चन पेपर चल रहा था। जो पिछला हुआ था 2021 में, यही हुआ था लास्ट। तो इसका पार्ट जो 5 है ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसमें हम देखेंगे जितने एम सी क्यूज़ डिस्कस हो पाएंगे वो करेंगे हम। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो रिस्पांस कुछ काफ़ी इतना अच्छा भी नहीं मिला मुझे इस वीडियो पे, बट फिर भी मैं वीडियो लेके आया क्योंकि जिन लोगों ने रिस्पांस दिया उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो आपका रिस्पांस चाहिए होता है, आपने क्या करना होता है, सिर्फ लाइक करना होता है वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना होता है, और शेयर कर सकते हो किसी के साथ, तो वो करना होता है जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो यही करना होता है आपको। इसमें जो मैं एक एमसीक्यू छोड़ा था आपके लिए, 76 तक हमने डिस्कस कर दिए थे एमसीक्यूज़। उसमें जो एमसीक्यू मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इसमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट और गोल्डन स्टैंडर्ड है असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज, गेस्टेशन की जो एज है उसका पता लगाने के लिए। तो ये चार ऑप्शन थे, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया, ऑलमोस्ट सबका सही रहा। तो आपको कमेंट भी करना होता है जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ लास्ट में। तो इसमें जो अल्ट्रासाउंड मोस्ट एक्यूरेट जो माना जाता है असेसमेंट और गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, बाकी से भी गेस्टेशनल एज पता चलती होगी, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो है, आपने मोस्ट एक्यूरेट देखना होता है, वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा आज का पहला एमसीक्यू रहेगा, वो एमसीक्यू हमारा रहेगा, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी। तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, एरिक्सन, जीन पिगट और सिगमंड फ्रेड और गुइलफर्ड गुइलफर्ड। तो इसमें जो मोस्ट आपका सही रहेगा आंसर जिन्होंने दी थी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जीन पियर्ट, इसको प्रोनाउंस आप जैसे भी करें, जीन पियर्ट इन्होंने दी थी। तो ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये सिंपल है, मुझे लगता है आना चाहिए सबको। द सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, इस सिट्रस फ्रूट किसका एक्सीलेंट सोर्स होते हैं। तो आप खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए इसको पहले। तो मैं बता दूं गाइस, मैंने आपको बोला हुआ है कि विटामिन्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये मुझे लगता है इसी पेपर में से ये हमने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन इसका इस पेपर में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन्स आपको पढ़ लेना अच्छे से। तो इसका जो आंसर रहेगा इसका विटामिन सी। काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे लगता है 95% ने इसको सही करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, मैं उससे पहले बता दूं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जूनियर स्टाफ नर्स के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी, या जीएमसी में जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम वगैरह निकलते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं ये। तो इवन की जो वाइटामिन के हैं, ये जनरल वालों जो प्रिपरेशन कर रहे थे जनरल एग्जाम की, उनको भी ये आ जाते हैं क्वेश्चन साइंस सेक्शन में से। तो ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा, द पैथोजेंस क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड रीच द फीटस इन द यूट्रस इज नेम्ड एज। बोल रहे हैं कि पैथोजन जो है वो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर और रीच करते हैं फीटस में, जो यूट्रस में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे। ए वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे, बी इनोकुलेशन बोलेंगे, सी इंजेक्शन बोलेंगे, और डी या लेट्रोजेनिक बोलेंगे। तो गाइस इसको आपने आंसर करने की कोशिश खुद करनी है पहले। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉज कर लेना अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आंसर आप सोच सकते हो पॉज करके। तो इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे, ठीक है, जिसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होगा, पैथोजन जो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर होता है जो फीटस को बचाता है, मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस से, उसको जो क्रॉस करके जाते हैं पैथोजन, तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं हम। अब नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये, विच क्रेनियल नर्व फंक्शन वुड बी असेस्ड बाई यूजिंग सिनेलन चार्ट। एक सिनेलन चार्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है कौन सा क्रेनियल नर्व फंक्शन असेस करने के लिए, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि क्रेनियल फंक्शन, क्रेनियल नर्व का फंक्शन जो है उसको असेस करने के लिए कौन सा यूजिंग सिनेल चार्ट, मतलब कौन सी, सॉरी, विच क्रेनियल नर्व फंक्शन वुड बी असेस्ड, मतलब कौन सा क्रेनियल नर्व फंक्शन जो है वो असेस किया जाता है यूजिंग सिनेल चार्ट। थोड़ा कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है लैंग्वेज क्वेश्चन की, जैसे इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, आपने खुद आंसर करने की, ओकुलोमोटर, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ये चार ऑप्शन है, आपने खुद इसको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो जिनकी सिलेक्शन हुई थी उन्होंने भी ओकुलोमोटर चूज़ किया है, तो ये मुझे लगता है कि जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो इसी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो यहाँ पे ये आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन इसको मान सकते हो। तो इसमें ऑप्टिक का रहेगा। ऑप्टिक जो है विच क्रेनियल फंक्शन, ऑप्टिक फंक्शन जो है वो असेस किया जाता है यूजिंग सिनेरल चार्ट। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो है, व्हेन वाज द, तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आंसर ही उड़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इसको, पीडीएफ को, आपने बोला था नहीं तो मैं ऐसे ही पेपर लेके आ जाता था। आपने बोला था सर ऑप्शन पहले मत बताइए करिए, ऑप्शन पहले मत बताइए करिए, इसलिए मैंने ऑप्शन जो है वो मिटा दिए हैं। तो उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतनी मेहनत लगती है इसके लिए। तो लाइक ज़रूर बनता है, शेयर कर सकते हो वो भी, और कमेंट भी कर सकते हो आप।
व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इनएक्टेड। तो गाइज़ यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि कब जो है वो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये फूड अडल्ट्रेशन का मैं बता दूँ कि जो फूड होता है ना, जैसे मिर्ची में ईंटों का रेड ब्रिक का वो डाल देना, या और फूड अडल्ट्रेशन काफ़ी सारी चीज़ों में मिलावट जो होती है उसको बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है आपको 1959, 1964, 94 है, इनमें से ये कोई नहीं है। तो इसका जो रहेगा आंसर रहेगा गाइस आई थिंक 1954 रहेगा। फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूँ क्या है ये। तो इसका जो आंसर है गाइस मैंने कंफर्म कर लिया क्योंकि यहाँ में मुझे डालना याद नहीं रहा था। 1954 इसका आंसर रहेगा। 1954 में जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये रहेगा इसमें। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है गाइस, ये 82 एमसीक्यूज़ है। इसमें रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ किल्ड वैक्सीन। बोल रहे हैं कि इनमें से ये जो 4 वैक्सीन हैं दी हुई यहाँ पे, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो एग्जांपल है किल्ड वैक्सीन की, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन की बीसीजी है, ओपीवी है, रेबीज़ है या एमएमआर है। तो इसका जो आंसर रहेगा आप खुद पहले आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका जो रहेगा वो आंसर जो रहेगा वो रेबीज़ रहेगा यहाँ पे। रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन देते हैं वो जो है वो एक किल्ड वैक्सीन की एग्जांपल है। तो गाइस मैं बता दूं इसमें से आप अगर 8+ एमसीक्यूज़ 8 या 8+ एमसीक्यूज़ ठीक कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तैयारी, अच्छी तैयारी है। अगर आप 6+ कर रहे हो तो फिर भी आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। तो अगर आप 4 या 4 से कम आप ही आंसर कर पा रहे हो इनमें से जो एमसीक्यूज़ है, 10 से ज़्यादा हैं आज जो मैंने लाए हैं आपके लिए, तो फिर आपकी तैयारी मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप ये इस तरीके से अपनी असेस भी कर लें इसको कि कितने एमसीक्यूज़ आपके जो हैं वो ठीक होते हैं। आज की वीडियो में आई थिंक मैं 13-14 एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। तो इसमें से आप देख लें कि 1-2 एमसीक्यूज़ ही, अगर आपका दो दो या 3 एमसीक्यूज़ आपके गलत होते हैं तो फिर तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके 4-5 एमसीक्यूज़ गलत, 4-5 हो जाते हैं तो फिर भी आपकी अच्छी चल रही है। अगर आपके 3-4 ही ठीक होते हैं इनमें से 13 या 14 में से, तो फिर आप जो है वो कर, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा इसमें क्या है, इसमें ये आपको समझने की ज़रूरत है। विच बिहेवियरल थेरेपी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ प्रोवाइडेड टू नेक्रोलेप्सी का पेशेंट है। नेक्रोलेप्सी में आपको बता दूं क्या होती है यहाँ पे। नेक्रोलेप्सी में ये होता है कि क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर है एक नेक्रोलेप्सी, जिसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डे में ड्रोजीनेस वगैरह रहती है, ये क्रोनिक कंडीशन है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सी बिहेवियरल थेरेपी जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन में प्रोवाइड की जाएगी ऐसे पेशेंट को। तो इसमें ऑप्शन जो आपके पास हैं, प्रिजर्व एनर्जी बाय लिमिटिंग से एक्सरसाइज टू मॉर्निंग आवर, मतलब उसको क्या करना है कि एनर्जी प्रिजर्व करनी है एक्सरसाइज मॉर्निंग आवर में करके, या लिमिट पेशेंट का जो फ्लूइड इंटेक है हम 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम उसको इंटेक उसको वो कर देंगे, लिमिट कर देंगे, या इनकरेज करेंगे पेशेंट टू टेक 1 आवर 2 20 नैप ड्यूरिंग द डे, या फिर इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को टू इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। इसमें से क्या उसको हम बिहेवियरल थेरेपी देंगे पेशेंट को। तो गाइस इसका आंसर जो राइट रहेगा आप खुद पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे सी रहेगा, इनकरेज किया जाएगा पेशेंट को कि वो 1 या 2 घंटे की 2 घंटे 20 मिनट्स की जो नैप्स हैं वो ड्यूरिंग द डे टाइम ले, ठीक है, ड्यूरिंग द डे ले। और नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा गाइस, इसमें मैं बता दूँ आपको। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। बोल रहे हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आना चाहिए, आई थिंक सबको आना चाहिए। एम बी कई बार नहीं भी आता, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ एक एमसीक्यू नहीं आता तो इस वजह से आप वो हो गए, आपको कुछ आता नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह के नेचर पे डिपेंड करता है कौन क्या पढ़ता है। तो ये स्टैटिक टाइप एक क्वेश्चन है। तो इसमें फादर ऑफ मेडिसिन पूछा है, तो ऑप्शन है हमारे पास एम बी रॉइज परे, गैलन, हिपोक्रेट्स, ल्यूस पास्चर। तो इसमें से फादर ऑफ मेडिसिन कौन रहेगा, मैं आपको बता दूं, आप खुद पहले आंसर करने की कोशिश करिए। तो इसमें फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेट्स रहेंगे फादर ऑफ मेडिसिन। तो विच इज़ द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है, 4 वैक्सीन आपको दी गई हैं, तो इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ से लेकर 2 वीक तक लगा सकते हैं। तो ये बीसीजी है। तो मैं आपको गाइस बता दूं, एफएमपीडब्ल्यू एमएमपीडब्ल्यू मेन इनका वैक्सीनेशन का काम है। तो वैक्सीनेशन अभी भी इनके लिए ज़रूरी है, वैक्सीनेशन शेड्यूल का आपको पता होना चाहिए। अगर चाहते हो कि मैं वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको डिस्कस कर दूँ तो वो भी मैं आप डिस्कस कर दूँगा, आप कमेंट करेंगे अगर। तो उससे बेटर है कि आप खुद ही इसको पढ़ लें, खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। तो ये आपको जॉब के बाद भी काम आएगा, और जॉब में भी इसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ कौन सी वैक्सीन है जो एडमिनिस्ट्रेट यहाँ दी जाएगी फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स।
तो इसमें BCG रहेगी, मीजल्स रहेगी, टाइफाइड रहेगी या DPT रहेगी। तो आपको आंसर करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका। तो मैं बता दूँ आपको, इसमें BCG रहता है। BCG या बर्थ के बाद दे देते हैं तुरंत, या फिर 2 वीक्स तक आप उसको दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी दे सकते हैं, पर वो ऐसे मतलब एडवाइजेबल यही है कि इसमें आपको देनी है, ठीक है। ये रहेगा 86। जो हमारा नेक्स्ट MCQ है वो है, इसमें पूछा इन विच कंडीशन लिथियम इज कंट्रेंडिकेटेड। तो कंट्रेंडिकेटेड, कुछ क्वेश्चन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छे से आती होगी तो वो है। बोल रहे हैं कि कौन सी कंडीशन में लिथियम जो है वो इन कंट्रेंडिकेटेड किया जाएगा, मतलब उसको इनएडवाइजेबल किया जाएगा, मतलब मना किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको अवॉइड किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, जाइंडिस है, लैक्टेशन है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है। और आपको इसमें से कौन सी जो कंडीशन है जिसमें लिथियम जो है वो इनएडवाइजेबल किया जाएगा, ये जो कंडीशन है ये गाइज मैं आपको बता दूं लैक्टेशन की रहेगी। क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है या ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें जो लिथियम है अगर दिया जाएगा तो वो दूध मिल्क के थ्रू जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उसके थ्रू वो उसके जा सकता है, बॉडी में जा सकता है। और आपको पता है कि जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए कोई भी जो मिनरल है या जो भी एलिमेंट है उसकी जो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें दिक्कतें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो लैक्टेशन है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा जो रहेगा यहाँ पे MCQ रहेगा वो रहेगा, ए पर्सन में लव एंड हेट, एक पर्सन है जो वो लव और हेट करता है एट द सेम टाइम, विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। तो वो कौन सा बिहेवियर है, एक बंदा हुआ है एक ही टाइम पे प्यार भी आ रहा है उसको और नफरत भी आ रही है सेम टाइम पे, तो वो कौन सा विच काइंड ऑफ बिहेवियर, उसको बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे। तो ए रहेगा नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, बी रिग्रेशन, सी एम्बीवैलेंस और डी डिसऑर्डर्ड थॉट। तो इसको क्या बोलेंगे हम। तो इसका आंसर आप खुद रिप्लाई करने को, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो इसका जो आंसर रहेगा इस चारों में से कौन सा रहेगा आप आंसर करने की खुद कोशिश करिए। एम्पी बैलेंस रहेगा। एम्पी बैलेंस हम उस बिहेवियर को बोलेंगे जिसमें एक पर्सन एट ए टाइम लव और हेट दोनों करता है। और नेक्स्ट जो हमारा MCQ रहेगा गाइज ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, नेक्स्ट वाला MCQ नहीं, नेक्स्ट नहीं, मैं 90 वाला आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है, नहीं 89 वाला छोड़ूंगा आपके लिए। तो इससे पहले ये देखते हैं 88, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम वो पीरियड होता है जो मतलब चाइल्ड बर्थ से लेकर अप टू 6 वीक्स रहता है, यानी कि 42 डेज तक उसको हम प्यूरपेरियम बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन, क्यों एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। तो इसमें आपको बताना कि क्यों किया जाता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बी कंट्रोल प्यूपेरल सेप्सिस, या फिर कंट्रोल कन्वल्जन्स, या फिर डी कंट्रोल पोस्टमार्टम हेमरेज। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ड्यूरिंग प्यूरपेरियम, ब्लड प्रेशर के लिए तो नहीं होगा। इसका आंसर जो रहेगा गाइस वो रहेगा डी कंट्रोल पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये था MCQ हमारा जो यहाँ पे था। इसमें जो आंसर रहेगा इसका कंट्रोल पोस्टमार्टम हेमरेज। और नेक्स्ट हम MCQ जो है मैं आपके लिए छोड़ूंगा। यहाँ पे 89 MCQs हमारे हो गए हैं, यहाँ पे 31 MCQs और बचे हैं, वो भी हम अगली 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। और इसका मैं जो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसका आपने कमेंट में ज़रूर आंसर देने की कोशिश करनी है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन पार्ट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। तो बोल रहे हैं कि रूट क्या रहेगा इंसुलिन का, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस है, उसके लिए रूट क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस रूट से हम देंगे। जैसे IM हो गया, IV हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, ओरल हो गया, किस रूट से, मतलब किसी भी रूट से दी जाती है ना जो ड्रग होती है यहाँ पे इंसुलिन, किस रूट से दी जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास ए इंट्राडर्मल, बी ओरल, सी इंट्रामस्कुलर और डी जो है सबकुटेनियस। तो आपने इसका कमेंट करने की कोशिश करनी है इसका आंसर। यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे इजी ऑप्शन है, जैसे मैं बता दूँ आपको, बी मैं आपके लिए खुद ही निकाल देता हूँ। ओरल नहीं रहेगा, ओरल से इंसुलिन नहीं दी जाएगी उस केस में। आपको 3 में से इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस, इनमें से तीनों में से कमेंट करना है जो भी इसका आंसर है। तो यही रहेगी आपके लिए, मतलब यही थी आपके लिए वीडियो। आपने कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया अभी तक। तो थैंक यू। और मैं आपके लिए MCQs लाने की कोशिश करूँगा, पर आपका रिस्पांस थोड़ा कोल्ड रहता है, रिस्पांस अच्छा होगा तो ज़रूर MCQs आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें वंस अगेन। और यही रहेगा आपके लिए, ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अच्छे से तैयारी करें एग्जाम की, ठीक है, थैंक यू।